जब जिले की सरबराह हाकिमा यानी डीएम की वालिदा नुसरत साहिबा सादा लिबास में इस तरह एक बड़े सरकारी बैंक के भीतर दाखिल हुई जैसे कोई फकीरा औरत हो, तो वहां मौजूद अफसरान ने उन्हें भिखारिन समझकर रुसवाई और बेइज्जती का निशाना बनाया। कौन तसव्वुर कर सकता था कि यह मफरूसी नजर आने वाली औरत दरअसल उस जिले की हाकिम आला की मां है। सबने उन्हें तिरछी नजर से देखा और दिल ही दिल में ताना मारा कि ऐसी औरत आखिर इस बड़े बैंक में क्यों आई है। वह बुजुर्ग निहायत ठहराव के साथ कदम बकदम काउंटर की तरफ बढ़ी। वहां एक अहलिया जिसका नाम कल्पना था, हिफाजत पर बैठी थी। नुसरत साहिबा ने अपनी नर्म आवाज में कहा, बेटी, मुझे बैंक से अपने पैसे निकालने हैं। ये रहा चेक। मगर कल्पना ने चेक पर नजर डाले बगैर ही सख्ती से जवाब दिया, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई बैंक में दाखिल होने की? ये जगह तुम्हारे जैसी औरतों के लिए नहीं है। ए भिखारिन, यहां क्यों आ गई? ये बैंक तो सिर्फ बड़े लोगों का है। यहां उन्हीं के खाते चलते हैं। तुम्हारे जैसे किसी की तो गुंजाइश ही नहीं। सुरक्षा पर बैठी कल्पना का लहजा और सख्त हो गया। उसने तौहीन के अंदाज में कहा, तुम्हारे पास तो बैंक में खाता खुलवाने की औकात भी नहीं है। चलो यहां से, वरना धक्का देकर बाहर निकाल दूंगी। नुसरत साहिबा ने अब भी अपने सब्र को थामे रखा। उन्होंने नर्म आवाज में जवाब दिया, बेटी, पहले चेक तो देख लो। मुझे 5 लाख रुपए नकद निकालने हैं। ये सुनते ही कल्पना का रंग गुस्से से बदल गया। उसने तिरस्कार से दांत भींचकर कहा, 5 लाख? क्या ये कोई तमाशा करने की जगह है? तुम जैसी औरत की इतनी औकात? कभी जिंदगी में इतने पैसे आंखों से देखे भी हैं? निकलो यहां से, नहीं तो ऐसा धक्का दूंगी कि सीधे बाहर जा गिरोगी। इसी हंगामे के बीच अचानक बैंक मैनेजर अपने केबिन से बाहर झांकते हुए बोले, ये शोरगुल किस लिए हो रहा है? कौन इतना हंगामा मचा रहा है? कल्पना फौरन तैश में उनकी तरफ मुड़ी। कल्पना ने मैनेजर से कहा, सर, कोई भिखारीन औरत है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। ये सुनकर बैंक मैनेजर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह अपने केबिन से बाहर निकले और बिना कुछ जाने, बिना एक लफ्ज पूछे, उस बुजुर्ग खातून के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की सख्ती ऐसी थी कि नुसरत साहिबा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी रूहानी शख्सियत उस वक्त भी खामोश रही, मगर पूरा मंजर जहरालूद हो उठा। मैनेजर ने गुस्से और तिरस्कार से सिक्योरिटी गार्ड को पुकारा और दहाड़ कर कहा, क्या कर रही हो तुम? घसीट कर बाहर निकालो इस औरत को। पता नहीं कहां कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं और बैंक में गंदगी फैलाते हैं। कल्पना ने सर झुकाकर उनकी बात सुन ली और आगे बढ़ने को हुई। कल्पना ने बेरहमी से उस बुजुर्ग औरत को पकड़कर जबरदस्ती बाहर की तरफ घसीटा और फिर धक्का देकर बैंक से बाहर फेंक दिया। वो औरत जमीन पर गिरी, मगर उसके होंठों पर शिकवा न आया। बस खामोशी की एक परत उसके चेहरे पर बिखर गई। अंदर मौजूद तमाम ग्राहक और बैंक के मुलाजिम इस दिलखराश मंजर को चुपचाप देखते रहे। किसी ने आवाज न उठाई, किसी ने कदम आगे न बढ़ाया। हर शख्स अपने भीतर के डर और बेहिसी में कैद खड़ा था, जैसे जुल्म उनकी आंखों के सामने हो, मगर दिलों से हिम्मत उठ चुकी हो। किसी को इल्म न था कि जिसे सबने तिरस्कार से देखा और बाहर धकेल दिया, वो दरअसल जिले की डीएम नुसरत की वालिदा थी। और यह पूरा मंजर बैंक के सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हो रहा था। घर लौटकर नुसरत साहिबा की वालिदा हिचकियां भर भर कर रोई और कांपती हुई आवाज में अपनी बेटी को फोन किया। उन्होंने कहा, बेटी, आज बैंक में मेरे साथ कैसी रुसवाई हुई, किस तरह उन्होंने मुझे जलील करके बाहर निकाल दिया। यह सुनते ही नुसरत का दिल भीतर से थर्रा उठा। ये ताना, ये बेइज्जती उनके लिए आग से भी बढ़कर थी। उनकी आंखों में आंसू तैर गए और उन्होंने सिसकते हुए जवाब दिया, अम्मी, कल मैं खुद आपके साथ चलूंगी। उसी बैंक जाऊंगी और आपके सामने से पैसे निकलवाऊंगी। अगले ही सुबह नुसरत ने अपनी सरकारी शान शौकत को पीछे छोड़कर एक सादा सूती साड़ी पहनी। वह अपनी मां का हाथ थामे बैंक जाने को तैयार हुई। रवानगी से पहले मां और बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू सिर्फ गम के न थे, इनमें फ़िक्र की चमक भी थी। मां का दिल अपनी बेटी पर सरफराज था। उन्होंने याद किया कि कितने कड़े वक्त, कितने संघर्ष झेले, तब जाकर अपनी औलाद को पढ़ाया लिखाया और आज इस बुलंदी पर पहुंचाया। सुबह का वक्त था। घड़ी ने ठीक 11 बजाए
जब माँ और बेटी बैंक के बाहर पहुंची। बैंक अब तक बंद पड़ा था, हालांकि उसका तयशुदा वक्त 10 बजे का था। नुसरत ने कोई शिकायत न की, न गुस्से में आवाज बुलंद की। वह बस अपनी माँ के साथ दरवाजे के पास खामोशी से बैठ गईं और इत्मीनान से इंतजार करने लगीं। कुछ देर बाद शटर उठा और बैंक के दरवाजे खुल गए। मां बेटी उठीं और ठहर ठहर कर अंदर दाखिल हुई। उनके कपड़े सादगी में डूबे हुए थे। इस सादगी ने वहां मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों को धोखे में डाल दिया। हर किसी ने सोचा कि यह कोई साधारण देहाती खातून और उनकी जवान बेटी है। किसी के जान में यह ख्याल भी न गुजरा कि यही निहायत सीधी सादी दिखने वाली लड़की दरअसल जिले की डीएम है। वह दोनों ठहरे ठहरे कदमों से काउंटर की तरफ बढ़ी। काउंटर पर वही औरत बैठी थी, कल्पना। वही जो कल तल्ख लफ्जों और तिरस्कार से भरी हुई थी। नुसरत ने अपने लहजे में कोई गुरूर न रखा, न ही आवाज में कोई ताजियाना। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैम, हमें बैंक से पैसे निकालने हैं। अम्मी की दवा लेनी है और कुछ जरूरी काम भी है। ये रहा चेक, मेहरबानी करके देख लीजिए। कल्पना ने दोनों को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी निगाहें साड़ी में लिपटी उस बुजुर्ग औरत पर ठहर गईं, फिर साथ खड़ी सादा कपड़ों में उस जवान बेटी पर। उसके लिए ये मंजर बस एक गरीब माँ और उसकी लड़की का था और कुछ नहीं। कल्पना ने दोनों पर एक नजर और डाली। सादी साड़ी में एक बुजुर्ग खातून और साधारण कपड़ों में उनकी बेटी। किसी सूरत में भी वो उसे किसी आला अफसर की शान शौकत वाली शख्सियत न लगी। उसने होंठ सिकोड़कर तंजिया लहजे में कहा, आप शायद गलत बैंक में आ गई हैं। ये शाखा तो सिर्फ हाई प्रोफाइल ग्राहकों के लिए है। नुसरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैडम, बस एक बार चेक करके देख लीजिए। अगर यहाँ हमारा कोई हक नहीं बनता तो हम खामोशी से वापस चले जाएंगे। अनमनेपन से कल्पना ने लिफाफा थामा और बेजारी के अंदाज में बोली, ठीक है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आप वेटिंग चेयर पर बैठ जाइए। नुसरत ने अपनी माँ का हाथ थामा और उन्हें ले जाकर एक खाली कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने अम्मी को पानी पिलाया और खुद भी ठहराव से वहीं बैठ गईं। बैंक का माहौल बदलने लगा। वहां मौजूद लोग उन्हें गौर से देखने लगे। ये वही जगह थी जहां आमतौर पर सिर्फ दौलतमंद तिजारती लोग, ऊंचे ओहदेदार और असरदार शख्सियतें आती थीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, चमकते कपड़ों में। ऐसे माहौल में ये मां बेटी अपनी सादगी के साथ कुछ अजनबी और कुछ गैरमामूली लग रही थी। चारों तरफ कानाफूसियां शुरू हो गईं। कोई कहता, लगता है किसी गांव से आई है। दूसरा कहता, शायद पेंशन लेने का मसला होगा। तीसरा मुस्कुराकर बोला, अरे, यहां इनका खाता होने का तो सवाल ही नहीं। नुसरत सब कुछ सुन रही थी। हर ताना, हर गुमान उनके कानों तक पहुंच रहा था, मगर उनके चेहरे पर न गुस्से की परछाई आई, न ही कोई शिकवा। वो खामोश और मुतमिन बनी रहीं। हाँ, उनकी मां का दिल थोड़ा बेचैन हुआ। चेहरा असहद सा लगने लगा। मां का दिल बेचैन था, मगर जब उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर सब्र की परछाई देखी तो उन्होंने भी अपने जज्बात को काबू में कर लिया। कुछ देर की खामोशी के बाद नुसरत ने बड़े तहजीब से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो मेहरबानी करके मैनेजर से मिलने का इंतजाम कर दीजिए। मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है। कल्पना ने यह सुनकर होंठ भींच लिए और झुंझलाकर फोन उठाया। मैनेजर के केबिन में कॉल मिलाई और कहा, सर, एक औरत आई है। कह रही हैं कि आपसे मिलना चाहती हैं। क्या भेज दूं? मैनेजर ने काम करते करते सर उठाया और बाहर झांक कर देखा। सामने साधारण कपड़ों में एक जवान लड़की और उनके साथ एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। नजरें डालते ही उसके जहन में वही तसव्वुर आया, गरीब, मामूली, बेकतर लोग। उसने ठंडे और बेरहम लहजे में कहा, मुझे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। कह दो कि चुपचाप बैठे रहें या निकल जाएं। मैनेजर की ठंडी आवाज फोन पर गूंजी, कह दो, बैठे रहें। मेरे पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं। कल्पना ने रिसीवर रखते हुए तिरस्कार से कहा, आप वेटिंग चेयर पर बैठिए। सर थोड़ी देर में फ्री होंगे। नुसरत ने कोई जवाब न दिया, बस अपनी मां का हाथ थामे खामोशी से वहीं बैठ गई। चेहरे पर न शिकवा, न तलखी, सिर्फ ठहराव। उस वक्त उनकी शख्सियत दो रंगों में ढली हुई थी, एक आला अफसर की मर्यादा और एक बेटी का सब्र। माहौल की तल्ख निगाहों और ताने भरे कानाफूसियों के बावजूद
नुसरत पूरी तरह मुतमिन और संयमित रहीं। माँ की बेचैनी और चारों तरफ से उठती कानाफूसियों को देखकर नुसरत ने माँ का हाथ कसकर थामा और बहुत नरमी से कहा, अम्मी, लगता है इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो खामोशी से उठीं, साड़ी का पल्लू संभाला और ठहराव के साथ सीधी मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ी। मैनेजर, जो अब तक शीशे के पीछे से उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था, उन्हें अपनी तरफ आते देख घबरा गया। वह जल्दी से बाहर निकला और रास्ता रोकते हुए तल्ख लहजे में बोला, हाँ बोलिए, क्या काम है? नुसरत ने बिना आवाज ऊंची किए लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे पैसे निकालने हैं, अम्मी की दवा लेनी है और कई जरूरी काम भी है। ये रहा चेक, मेहरबानी करके देख लीजिए। मैनेजर ने लिफाफा थामना भी गवारा न किया। झुंझलाकर बोला, जब अकाउंट में पैसे ही नहीं होते तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारे खाते में पैसे होंगे। बड़ी आई हो पैसे निकालने। नुसरत अब भी उसी पुरसुकून अंदाज में बोली, अगर आप एक बार चेक करके देख लें तो बेहतर होगा। इस तरह अंदाजा लगाना मुनासिब नहीं। ये सुनकर मैनेजर ठहाका मारकर हंसने लगा और ताने भरे लहजे में बोला, भाई साहब, मेरे पास इतनी। मैनेजर ने अहंकार से गर्दन तानते हुए कहा, मुझे तो तजुर्बा है, चेहरों से ही समझ जाता हूं किसके पास क्या है। रोज ही तुम्हारे जैसे लोग आते हैं, तुम्हारे अकाउंट में कुछ होगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अब ज्यादा भीड़ मत करो, देखो सब तुम्हें ही घूर रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है। अच्छा होगा कि अभी उठो और चली जाओ। नुसरत का चेहरा अब भी उतना ही स्थिर था, मगर उनकी आंखों में वो पुरानी शांति अब एक नए रंग में बदल चुकी थी। वहां अब सख्ती और एक अटूट यकीन की चमक उतर आई थी। उन्होंने बिना एक लफ्ज और कहे वह लिफाफा मैनेजर की मेज पर रखा। फिर नरमी मगर गहराई से बोली, ठीक है, मैं जा रही हूं, मगर सिर्फ एक गुजारिश है। इस लिफाफे में जो जानकारी है, मेहरबानी करके उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, शायद ये आपके किसी काम आ जाए। इतना कहकर नुसरत ने अपनी मां का हाथ थामा, चेहरा मोड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। मगर दरवाजे तक पहुंचकर ठिठकीं, पलटीं और गहरी नजरों से मैनेजर को देखते हुए बोली, बेटा, इस रवैये का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वक्त सब कुछ समझा देगा। ये जुमला इतना पुरअसर था कि पूरा बैंक कुछ लम्हों के लिए निस्तब्ध हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस मर्यादा में लिपटी एक चेतावनी जो किसी तूफान से कम न थी। मैनेजर एक पल के लिए ठिठका, मगर अगले ही सांस में जहरीली हंसी हंसकर बोला, बुढ़ापे में लोग कुछ भी कह जाते हैं, चलो जाने दो।